चलो स्टार्ट करो, देखो हेडिंग देखो। पिछले क्लास आखिरी क्वेश्चन ये वाला हो गया था आप लोगों का। इसके आगे हेडिंग लिखिए, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसमें सबसे पहला हेडिंग लिखो ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहला हेडिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, चलो चालू करते हैं इसको, ग्राफिकल मेथड का। देखना, यहां देखना, हेडिंग लिख लो आप लोग ग्राफिकल मेथड। एक क्वेश्चन में दिखा रहा हूं आपको, तो उसके बाद बात करते हैं। इसको पढ़ो तो एक बार, क्या दिया हुआ। आप देखो इसके अंदर में कि एक कोई सिचुएशन आपको बताया हुआ है और आपको बोला है कि इसको सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करो इसको? ग्राफिकली सॉल्व। तो जब कभी भी इस टाइप का कोई एक सिचुएशन वगैरह बताया हुआ रहेगा, तो पहला जॉब तो आपका रहेगा कि यार इससे रिलेटेड कोई ना कोई इक्वेशन वगैरह आप डेवलप करो। ठीक है, तो इसमें आप देखो 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than number of boys, then find the number of boys and girls who took part in the quiz। और इसको सॉल्व कैसे करना है आपको? ग्राफिकल, ऐसा आपको बोला होगा। क्या क्या चीज अननोन है आपके हिसाब से क्वेश्चन? नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स। और बचपन से हमको सिखाया गया कि जो चीज आपको नहीं पता हो उसको एक्स या वाई कुछ वैसा मान लेना चाहिए। इसमें क्या क्या चीज आपको नहीं पता है? बॉयज भी नहीं पता है और गर्ल्स भी नहीं पता। सवाल के हिसाब से गर्ल और बॉय में से, ठीक है ना, किसी का भी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली है आपको दिया हुआ है? किसी का भी नहीं दिया हुआ। किसी का भी मेरे ख्याल में इंफॉर्मेशन तो नहीं दिया हुआ आप। तो आप एक काम करो कि गर्ल के क्वांटिटी को ऐसे ही मन में खुद से आप मान लो कि वो एक्स होगा। ठीक है ना, गर्ल को आप क्या मान लो बताओ? एक्स। एंड बॉय को आप क्या मान लो बताओ? वाई। हालांकि कोई बच्चा अगर चाहे तो वो उल्टा भी कर सकता है, उसमें भी कोई इश्यू नहीं है कि बॉय को एक्स मान लो और गर्ल को वाई मान लो, उससे भी काम आपका हो जाए। ये एजम्पशन क्लियर है मेरे ख्याल में? ठीक है, ये मैं एक नए पेज पे कर देता हूं। देखना है यहाँ पे, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, अब आप सोचो कि जो कंडीशंस आपको दिया हुआ है उससे आप एक्स और वाई के बीच में क्या क्या रिलेशनशिप ऑब्टेन कर सकते। तो सबसे पहला कंडीशन है मेरे ख्याल में कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना था? 10। इसका मतलब क्या हो कि लड़का और लड़की मिला के टोटल कितना हो जाएगा? 10। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, चलेगा मेरे ख्याल में। फिर एक और ये लाइन दिया हुआ है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ व्हाट? बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, चलेगा मेरे ख्याल में। इसका क्या मतलब होगा? नंबर ऑफ गर्ल्स आपके एजम्पशन के हिसाब से कितना है? एक्स। और ये नंबर ऑफ बॉयज के क्वांटिटी से कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। ऐसा कुछ होना चाहिए कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ व्हाट? बॉयज। तो जब भी मोर देन बोलेगा ना तो उसका मतलब होता है ऐड करना, लेस देन बोलेगा तो क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई करना। और यहीं पर अगर 4 टाइम्स बोल देता तो क्या होता? सॉरी, गलत बोल दिया। मोर देन बोलेगा तो प्लस करना, लेस देन बोलेगा तो माइनस करना, और 4 टाइम्स बोलेगा तो मल्टीप्लाई करना। क्लियर करना मेरे ख्याल में। आगे बढ़े यहां से। इसमें भी आप क्या करो कि इस y को उठा के इधर ले आओ तो क्या मिलेगा बताओ? माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया आपके लिए कौन सा इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 2। मिल गया आपको 2 इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करने का टोटल आप ऐसा समझो कि 3 मेथड है आपके सिलेबस में। एक मेथड है ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड क्या है? मेथड ऑफ एलिमिनेशन, और तीसरा मेथड है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एक एक करके हम समझेंगे। आज हमारा टारगेट है ग्राफिकल मेथड को समझना। किसको समझना बताओ? ग्राफिकल मेथड को समझना। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है कि सवाल को अच्छे से पढ़ो, पढ़ने के बाद में जो जो अननोन है आपके हिसाब से उसमें से एक को आप एक्स मान लो और एक को आप वाई मान लो, और फिर एक्स और वाई को इन्वॉल्व करके जितना हो सके आप इक्वेशन डेवलप करो। जो जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हेल्प से आप इस टाइप के इक्वेशंस वगैरह डेवलप कर पाओ। एक बार जब आपका इक्वेशन डेवलप करने का काम कंप्लीट हो गया तो फिर आपको क्या करना है कि दोनों इक्वेशन से रिलेटेड 2 आपको बॉक्स बनाना है। क्या बनाना है बताओ?
बॉक्स, और दोनों बॉक्स के अंदर में आप तीन तीन वैल्यूज लोगे। कितना कितना वैल्यूज लोगे बताओ? तीन तीन। कैसे लेना है मैं करके दिखाता हूं। पहला इक्वेशन क्या है आपका बताऊं? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। मतलब पहले इतना लिखना है, इसके नीचे ये वाला पार्ट आएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। और दूसरा इक्वेशन क्या था आपका? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अब इसके लिए एक बॉक्स ऐसे, इस टाइप से, ये x, ये y, और x का अपने मर्जी से तीन वैल्यू ले लो आप। कुछ भी क्या ले सकते हो बताओ? 0, 1 और 2, कुछ भी ले सकते हो, चलेगा। अच्छा, इसमें एक काम और करना आप, इस टाइप से देखो कि पहले तो इक्वेशन लिखना, और यहां से क्या करना है कि y को आप फ्री कर देना, y को अकेला कर देना एक तरफ। तो क्या मिलेगा बताओ? y इज इक्वल्स टू 10 माइनस एक्स, ऐसा प्रिपेयर करके छोड़ देना। इसके बाद ये बॉक्स आप बनाओगे, x का अपनी मर्जी से जो चाहो तीन वैल्यू ले लो, सब चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जब आप जीरो लिए x का वैल्यू, तो उसको इक्वेशन में बिठाने से उस सिचुएशन में y का वैल्यू कितना हो? 10। तो y का वैल्यू जीरो के लिए 10 हो। जब आप x को 1 लेना चाहते हो, तो इस 1 को यहां बिठा के y का वैल्यू कितना होगा सोचो? 9, तो यहाँ 9 भर। और जब आप x को मान लो कि 2 लेना चाहते हो, तो इसमें बिठा के कितना आएगा बताओ? 8, तो यहाँ पर आप 8 भर। इससे आपको तीन पॉइंट पता चल गया। मान लो कि a का वैल्यू 0,10, b का वैल्यू 1,9 और c का वैल्यू बोलो 2,8। मिल गया तीन पॉइंट यहाँ से। इसी तरीके से इसमें भी क्या करो कि y को फ्री कर लो आप। तो देखो इसमें क्या था ना कि y लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी पॉजिटिव था, तो इसलिए मैंने y को शिफ्ट नहीं किया, मैंने बाकी चीजों को शिफ्ट कर दिया उस तरफ। इसमें लेकिन y लेफ्ट हैंड साइड में कैसा है बताओ? नेगेटिव। तो आप अगर x शिफ्ट करोगे तो y में फिर भी नेगेटिव तो अटका हुआ रहेगा। तो इस सिचुएशन में बेटर क्या है कि x को शिफ्ट मत करो, आप y को शिफ्ट कर दो, और उधर के नंबर को इधर शिफ्ट कर दो आप। तो क्या मिलेगा बताओ? मेरे ख्याल में x 4 को इधर ले आओगे तो -4, और y को उधर ले जाओगे तो y। टारगेट ये है कि y फ्री हो जाना चाहिए और y के बगल में पॉजिटिव नंबर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए बताओ? पॉजिटिव नंबर। अब घुमा के इसको लिखोगे तो क्या दिखेगा बताओ? y इक्वल्स टू x-4। चलेगा मेरे ख्याल में, कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, इसमें भी अब आप बॉक्स बना लो आराम से, इस टाइप से, x y, और x का वापस अपने मर्जी से कोई भी तीन वैल्यू ले लो, आपको जो भी अच्छा लगे। 0, 1, 2, ठीक। 0 लेने से क्या होगा बताओ? y का वैल्यू शायद -4। 1 लेने से कितना हो? -3, और 2 लेने से कितना हो? -2। चलेगा? तो यहां से पॉइंट्स आपका क्या क्या वो बताओ? कमा -4, b 1, -3, और c 2, -2। चलेगा? अब आपको क्या करना है देखो, नए पेज पे इससे रिलेटेड ग्राफ ड्रॉ करना, देखना है ऐसे। ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस, ठीक है। और वैल्यूज को थोड़ा सा आप देख लोगे कहां तक आपको चाहिए होगा। तो x में शायद 0, 1, 2, इसमें भी 0, 1, 2, उसमें भी, और y में शायद से इसमें है 10, 9, 8, और उसमें कितना है? -4, -3 और -2। तो मैक्सिमम मेरे को 10 तक चाहिए, और नेगेटिव में मेरे को मैक्सिमम कहां तक चाहिए? -4 तक चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, थोड़ा ज्यादा बना लिए। -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और यहाँ पर भी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, इस टाइप से कुछ, ठीक है। तो मेरे ख्याल में पॉइंट्स ये समझ में आ गया आपको, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस समझ में आ गया। अब क्या है कि इनको प्लॉट करना है थोड़ा सा। 0,10 किधर रहेगा बताओ? 0,10 एक्स 0 ही हो गया, और एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ कहीं पर रहेगा, ठीक है। एक बार बनाना मत, अच्छे से देख लेना पहले। फिर 0,10 के बाद में क्या चाहिए आपको? 1,9। तो 1,9 मेरे ख्याल में एक यूनिट आगे और एक यूनिट नीचे, तो यहाँ कहीं पे आ जाएगा, ठीक है। एक्स में 1, वाई में 9। नेक्स्ट है आपके पास में 2,8। तो एक्स में एक और आगे और वाई में एक और नीचे, तो मेरे ख्याल में ये वाला यहाँ कहीं पे होना चाहिए। देखो समझ में आ रहा है कि चलेगा? और फिर इसको आप एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, ऐसे, इस टाइप से कुछ, ऐसे, ठीक है। फिर दूसरे वाले के भी सारा पॉइंट्स प्लॉट करो। पहला क्या है बताओ? 0, -4,
ये कहाँ लोकेटेड होगा बताओ? 0, -4 इसमें नीचे 0 और फिर 1 2 3 4 यहाँ कहीं पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? 1, -3 तो ये कहाँ मिलेगा बताओ? 1 और थोड़ा ऊपर 1, -3 और नेक्स्ट है आपके पास में मेरे ख्याल में 2 और -2 तो आगे और थोड़ा और ऊपर मेरे ख्याल में यहाँ कहीं। ठीक है, और इसको भी आप एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो, मान लो कि ऐसा कुछ। देखो दिख रहा है कहीं? ठीक है, अब ये मेरा जो ग्राफ बनाया हुआ है ये एकदम से एक्यूरेट ग्राफ पेपर की हेल्प से नहीं बनाया हुआ, इसीलिए आई विल नॉट से कि यहाँ से मैं आपको आंसर बता पाऊंगा। लेकिन ग्राफ पेपर के अंदर में क्या होगा कि ये दोनों लाइन बनाने के बाद में जो भी कुछ इस दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का जो भी कोऑर्डिनेट होगा वही कोऑर्डिनेट आपका आंसर है फाइनल। ये है ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन का तरीका। एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, देखो सबसे पहले आपके पास में इस टाइप से सवाल रहेगा जिसमें कोई इक्वेशन वगैरह हो भी सकता है और इक्वेशन वगैरह नहीं भी हो सकता। अगर इक्वेशन है तो बहुत अच्छा बात, और अगर इक्वेशन नहीं है आपके पास में तो इस क्वेश्चन में जो जो चीज अननोन है आपके लिए, जो जो चीज आपको फाइनली ढूंढ के निकालना है, उन सारी चीजों को आप एक को एक्स मान लो और दूसरे को क्या मान लो आप वाई मान लो। फिर बहुत सारा कंडीशंस आपको बोला हुआ रहेगा, उन कंडीशंस के हेल्प से जब आप उसको सोचोगे अच्छे से तो कुछ इक्वेशन मिल जाएगा आप। फिर इक्वेशन मिलने के बाद में क्या करना है कि पहले इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। y इक्वल्स टू समथिंग का फॉर्मेट चाहिए, y अकेला होना चाहिए और y का साइड वाला जो चीज है वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। फिर इसके नीचे एक डब्बा, डब्बे में 3 पॉइंट जिसमें x का वैल्यू अपने मर्जी से जो चाहो ले लो और y का वैल्यू इक्वेशन में डाल डाल के जो मिलेगा वो आप यहाँ बिठा दो। फिर x का वैल्यू y का वैल्यू मिला के एक पॉइंट, x का वैल्यू y का वैल्यू मिला के एक और पॉइंट, x का वैल्यू y का वैल्यू मिला के एक और पॉइंट। ऐसा 3 पॉइंट मिल जाएगा आपको पहले लाइन के लिए। दूसरे लाइन में भी वही करना है कि पहले एक इक्वेशन होगा आपके पास में, इसमें से y को फ्री करूं और y को पॉजिटिव करूं, उसके बाद में एक डब्बा बनाऊं। फिर x का 3 वैल्यू अपनी मर्जी से जो चाहो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेने के बाद में x का वैल्यू तो खुद से लोगे आप, लेकिन y का वैल्यू आपको ये x का वैल्यू इक्वेशन में बिठा के मिलेगा। तो सॉल्व करने के अंदर जो जो y का आंसर आता है 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए, उसको आप पहले यहाँ प्लेस कर। फिर से x का आंसर y का आंसर मिला के एक पॉइंट, x का आंसर y का आंसर मिला के एक पॉइंट, x का वैल्यू y का वैल्यू मिला के एक और पॉइंट। फिर यहां से भी 3 पॉइंट मिल गया आपको और यहां से भी 3 पॉइंट मिल गया। इसे एक चीज मैंने गलत कर दिया था, ए बी सी नहीं बोलना चाहिए मुझे इसे। हम इसे क्या बोल देंगे बताओ? एबीसी वहां हो ही गया तो ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये क्या हो गया? एफ। वैसे फर्क नहीं पड़ता आप नाम हम क्या लेते हो नहीं लेते हो, क्योंकि इसमें नाम लिखना नेसेसरी नहीं होता। इसको मान लो कि एबीसी बोल दिया और इसको मान लो क्या बोल दिया? डी एफ। एक और चीज याद रखना कि यहां तक का जो काम है ना आप, वो आपके नॉर्मल कॉपी के अंदर में हो, उसी में आपको लिख लिख के करना है। उसके बाद में ये जो प्लॉटिंग का काम और लाइन बनाने का काम है, ये होगा डायरेक्टली कहां पर जाके? ग्राफ पर। क्लियर मेरे ख्याल में? तो पहले यहां तक का काम हम कॉपी में कर लेंगे, फिर इन तीनों पॉइंट को प्लॉट करके उसको जोड़ करके एक लाइन मिलेगा, इन तीनों पॉइंट को प्लॉट करके उसको जोड़ के एक और लाइन मिलेगा, और दोनों लाइन जहां पे जाके इंटरसेक्ट करेगा इस वाले पॉइंट का जो भी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर ये ग्राफ पेपर होता तो मैं डायरेक्टली अपने आंसर पर ट्रस्ट करता। वैसे देखो इसमें कहाँ के आसपास बैठा है, 1 2 3 4 5 पे है ये शायद, और ये वाला शायद कहाँ पे है? 3 पे, तो 8 ही आएगा। लेकिन ये मतलब ये थोड़ा इधर उधर है इसलिए करेक्टली आंसर मैच नहीं कर रहे। एक्चुअली जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो इस टाइप का कुछ आएगा, देख ऐसा। और आंसर जो है दैट यू कैन सी कि इसके अंदर में कितना आ रहा है हम लोग के पास में? 3,7। ठीक है, और इसमें भी थोड़ा एक झमेला है कि इस ग्राफ का शेप और मेरे ग्राफ का शेप मैच नहीं कर रहा होगा, क्योंकि वो जो ग्राफ बनाया हुआ है ना, वो नंबर ऑफ बॉयज को एक्स और नंबर ऑफ गर्ल्स को वाई पकड़ के बनाया हुआ। ठीक है, इसलिए ग्राफ का शेप जो वो मैच नहीं कर। क्लियर मेरे ख्याल में? मेथड समझ में आ गया आप लोग को? एक बार आप फटाफट इसको लिखो, लिखो। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ बॉयज बी वाई। फिर उसके नीचे एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10। अगेन x equals to y plus 4, x equals to y plus 4. This implies x minus y is equals to 4. इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। ठीक है, फिर ये वाला पेज अच्छे से पहले कॉपी कर लो और इसको ट्राई करना, अगर स्पेस है आपके कॉपी में तो साइड साइड में कर देना, ऐसे ऊपर नीचे मत करना।
तो इसके आगे देखो, इसके आगे इसको प्लॉट कर लो, और ये जब एक्यूरेटली ग्राफ पेपर में करोगे ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपके पास में आएगा 7,3। मेरा वाला थोड़ा सा स्केल ठीक नहीं है, इसलिए गड़बड़ हो रहा है। आप लेकिन ग्राफ पेपर पे इसको करेंगे तो ये 7,3 आना चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे एक और बात सुनो। मान लो कि ठीक है, ये प्लॉटिंग व्लॉटिंग आपने ढंग से ग्राफ पेपर पे किया, ये वाला पॉइंट आपका 7,3 निकला, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा बताओ? 7,3। जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा दोनों ग्राफ का, वही आपका आंसर। अच्छा, 7,3 आंसर एज्यूम करने का मतलब ये हुआ कि हमारे हिसाब से x का आंसर कितना आया 7, और y का आंसर कितना आया 3, क्योंकि x, y के फॉर्मेट में होता है। इसके नीचे लिखो देयरफॉर x इक्वल्स टू 7, x इक्वल्स टू 7 एंड y इक्वल्स टू 3। देयरफॉर x इक्वल्स टू 7 एंड y इक्वल्स टू 3। अभी इसके हिसाब से हमने x किसको अज्यूम किया था? गर्ल्स को। तो गर्ल्स का क्वांटिटी कितना हो जाएगा 7, और बॉयज का क्वांटिटी कितना हो जाएगा 3। ये हमारा कंक्लूजन करने का तरीका है। नीचे लिखो, हेंस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू 3, एंड नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, एक बार पेन छोड़ो, शुरू से लेके यहां तक थोड़ा रिवाइज करते हैं कि ग्राफिकल मेथड में सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले क्या होगा आपके पास में? एक फिजिकल सिचुएशन, एक रियल लाइफ सिचुएशन। उस सिचुएशन के अंदर में जो जो अननोन रहेगा उसको क्या क्या अज्यूम करोगे? एक को x और एक को y। फिर क्वेश्चन पढ़ पढ़ के आपको x और y से रिलेटेड क्या दिया हुआ रहेगा? सिचुएशंस। और हर सिचुएशन आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इक्वेशन। कितना इक्वेशन आएगा आपके पास में? हमेशा 2। पहले इक्वेशन को लिखना है, दूसरे इक्वेशन को लिखना है, और दोनों को चाहो तो 1 और 2 मार्क कर लेना। फिर फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना। टारगेट आपका ये रहेगा कि y इक्वल्स टू समथिंग आना चाहिए, और y का जो कोफिशिएंट है, y के साइड वाला जो नंबर है वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली दूसरे इक्वेशन में भी यही करना है कि y इक्वल्स टू समथिंग आना चाहिए, और y का जो बगल वाला नंबर रहेगा वो कैसा रहना चाहिए? पॉजिटिव। उसके अंदर दोनों इक्वेशन के नीचे 2 डब्बा, पहले डब्बे में भी 3 x और y का वैल्यू, दूसरे डब्बे में भी 3 x और y का वैल्यू। यहाँ पे x का वैल्यू अपनी मर्जी से बिठा लो, y का वैल्यू इक्वेशन से मिलेगा। फिर x का वैल्यू और y का वैल्यू मिला के क्या मिलेगा आपको? पॉइंट। उस पॉइंट को कहां प्लॉट करना है? ग्राफ पेपर पे। सारे पॉइंट को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? एक लाइन। फिर दूसरे टेबल में भी 3x का वैल्यू अपनी मर्जी से खुद ले लोगे, फिर आपको तीनों x के कंपैरिजन में y का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू y का वैल्यू मिला के फिर से क्या मिलेगा आपको? 3 पॉइंट। इस तीनों पॉइंट को भी प्लॉट करना है, फ्री हैंड से जोड़ना है, तो क्या मिलेगा आपको? एक और लाइन। फिर सेम ग्राफ पेपर पे कितना लाइन मिलेगा आपको? 2। ये समझ में आ रहा है? और दोनों लाइन का होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का x और y का वैल्यू है, ये जो कोऑर्डिनेट्स है, वही आपका फाइनल आंसर है। मतलब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही बेसिकली आपका सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसमें जो x की जगह पे है वो x का आंसर है, और जो y की जगह पे है वो y का आंसर है। क्लियर मेरे ख्याल में? और उसके हिसाब से फिर फाइनल में आप एक कंक्लूजन लिख दोगे, चलेगा? अब आगे के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि जहां पॉसिबिलिटी होगा आई विल मेक इक्वेशन फॉर यू, लेकिन ग्राफ में बनाऊंगा नहीं। ग्राफ ऑलरेडी बना बनाया मैं दिखा दूंगा आपको, और घर पे आप इसको प्रिपेयर कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि इसी शेप में आए। तो ये वाला ग्राफ अगर इस क्वेश्चन के लिए ऑब्टेन करना है, तो आपको थोड़ा एक चीज एक्सचेंज करना पड़ेगा। आपको इसके लिए बॉयज को लेना पड़ेगा x, और गर्ल्स को लेना पड़ेगा y। तो ग्राफ ऐसा आएगा आप, ठीक है ना? इस केस में पहला इक्वेशन तो सेम ही रहेगा शायद, कि x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना? 10। और दूसरा क्या था कि नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल्स टू क्या था? 4 मोर देन बॉयज। तो इसके हिसाब से क्या होगा? y इज इक्वल्स टू x प्लस 4। ये इक्वेशन में अगर चेंज करोगे तो देखना ध्यान से, x अगर वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो? माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4। इसको और इसको अगर इक्वेशन मान के प्लॉटिंग करते हो आप, तो ऐसा आएगा आपके पास में, और फिर उससे सोल्यूशन आपको 3,7 मिलेगा। बात एक ही है, इसमें x का वैल्यू कितना हो गया? 3, और x रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? बॉयज को। तभी भी बॉयज की क्वांटिटी कितना आ रहा है? 3। और y का वैल्यू कितना हो गया इसके हिसाब से? 7। और y इस एजम्पशन के हिसाब से रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? गर्ल्स को। तो गर्ल्स कितना हो गया? 7। हमारे आंसर में भी नंबर ऑफ गर्ल्स 7 है, और नंबर ऑफ बॉयज कितना है? 3। तो इट विल मेक नो डिफरेंस कि आप बॉयज को x लेते हो कि गर्ल्स को x लेते हो। किसी को भी x लो, दूसरे को y ले लो, ढंग से सॉल्व करो, आंसर सेम आएगा। हाँ, लेकिन x और y के चॉइस के हिसाब से ग्राफ का जो शेप है वो अलग अलग आ सकता है। चलेगा मेरे ख्याल में? और अगले क्वेश्चन से हम ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, मैं ग्राफ आपको एक बार बस दिखा दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो इसको।
5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencil and 5 pen together cost rupees how much? 46. Find the cost of one pencil and that of one pen. क्या करोगे इसको x लोगे बताओ? कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल x ले लेते हैं और कॉस्ट ऑफ वन पेन y ले लेंगे. लिखो लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल is equals to x. Let cost of one pencil is equals to x and cost of one pen is equals to y. पहला लाइन क्या लिखा फिर बताओ एक बार. लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल्स टू x एंड वन पेन इज इक्वल्स टू y. अब ये जो इंफॉर्मेशन है कंप्लीट ये वाला यहां से लेके यहां तक का, इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं? 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50. लिखो आप लोग भी लिखो. 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50 इक्वेशन नंबर 1. फिर लिखो अगेन ये जो दूसरा इंफॉर्मेशन है कि वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 46. इसे क्या लिखोगे? 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46. एक बार दोनों इक्वेशन में देखो फिर से बता दूं. पहला 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50. दूसरा 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46. ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2. दोनों से फिर से आपको वही करना है कि मतलब y को फ्री करो, डब्बा बनाओ, पॉइंट्स प्लॉट करो. सब कुछ करने वरने के बाद में आपको ग्राफ ऐसा मिलेगा. ठीक है, घर पे से ग्राफ अच्छे से ट्राई करना और ग्राफ सॉल्व करने के बाद में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कोऑर्डिनेट उसका कितना आएगा? 3,5. इसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा बताओ? कि x का आंसर क्या होना चाहिए? 3 और y का आंसर क्या होना चाहिए? 5. x रिप्रेजेंट क्या कर रहा था आपके लिए? कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल शायद ना. तो इसका मतलब है कि एक पेंसिल का कॉस्ट कितना आया? 3 और एक पेन का कॉस्ट कितना आया? 5. देखो आया समझ के नहीं आया सर? ठीक है ना. तो थोड़ा स्पेस छोड़ दो, इसको ग्राफ पेपर में करके वहां पेस्ट कर देना. ठीक है, चलो आगे. और नीचे कंक्लूजन भी लिखना कि x का मतलब क्या है, y का मतलब क्या है. ठीक है, इसको गो थ्रू करो एक बार. चलो देखो, ये स्टेटमेंट ना इंग्लिश के हिसाब से बहुत अच्छा स्टेटमेंट है. बहुत लोगों को वो स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आता. थोड़ा आप उस पर ध्यान देना. हाँ, ये कह रहा है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन. यहां तक एक बात बोल के कॉमा बोल दी. फिर ये एक अलग ही टाइप का बात स्टार्ट कर दिया कि हुज लेंथ इज अ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. और फिर से पुराने वाले बात को कंटिन्यू कर रहा है कि इज 36 सेंटीमीटर, सॉरी 36 मीटर. देखो ये आप पकड़ पाएंगे नहीं पकड़ पाए. यहां से एक बात स्टार्ट हुआ कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन. फिर एक अलग बात स्टार्ट हुआ कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. और फिर से उसी बात को कंप्लीट यहां पे किया कि इज 36 मीटर. इससे मैं क्या समझता हूं? मैं दो बात समझता हूं कि हाफ द पेरीमीटर का वैल्यू 36 दिया हुआ है और दूसरा बात कि लेंथ का वैल्यू विड्थ के वैल्यू से 4 मीटर ज्यादा होगा. पहला बात कि हाफ द पेरीमीटर का वैल्यू कितना है? 36. और दूसरा बात लेंथ का वैल्यू विड्थ के वैल्यू से 4 मीटर क्या होगा? ज्यादा होगा. ठीक है, तो वैसे तो देखो फर्क नहीं पड़ता कि आप किसको x लेते हो किसको y लेते हो, लेकिन मैं बस ऐसे एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं कि इस सिचुएशन के हिसाब से कौन किस पे डिपेंडेंट है? लेंथ विड्थ पे डिपेंडेंट है कि विड्थ लेंथ पे डिपेंडेंट? लेंथ जो है वो विड्थ पे डिपेंडेंट है कि विड्थ का वैल्यू जो भी होगा लेंथ का वैल्यू उससे 4 यूनिट ज्यादा होगा, ये 4 मीटर ज्यादा होगा. तो वैसे तो आप किसी को भी x पकड़ो किसी को भी y पकड़ो चलेगा, लेकिन अच्छा ये रहता है कि जो आदमी इंडिपेंडेंट है ना उसको आप x पकड़ो और जो आदमी डिपेंडेंट है उसको आप क्या पकड़ो? y पकड़ो. तो कौन इंडिपेंडेंट है यहाँ पे बताओ? विड्थ. तो उसको हमको क्या पकड़ना चाहिए? x. और कौन डिपेंडेंट है यहाँ पे ये बताओ? लेंथ. तो उसको हमको क्या पकड़ना चाहिए? y. आया बात समझ? लिखो लेट लेंथ इज इक्वल्स टू x, width is equals to y. Width is equals to y. लेंथ इक्वल्स टू x, width इक्वल्स टू y. चलेगा यहां तक? इसके बाद में ये जो दोनों इंफॉर्मेशन है एक एक करके उसका इक्वेशन बनाने का ट्राई करते हैं. पहले आप ये सेकंड वाले का इक्वेशन बनाना. सेकंड वाले में क्या बोल रहे हैं कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ. इसका इक्वेशन कैसा दिखेगा सोचो. लेंथ कौन है? x. इसका वैल्यू विड्थ के वैल्यू से 4 मीटर क्या होना चाहिए? ज्यादा. तो विड्थ का वैल्यू y
उससे 4 मीटर ज्यादा मतलब +4, और इन दोनों का वैल्यू आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल। चलेगा? क्लियर? y को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा बताओ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एक इक्वेशन। ठीक है। व्हाट अबाउट द अदर सिचुएशन, अदर इंफॉर्मेशन क्या है आपके पास, कि हाफ द पेरीमीटर मींस 36, हाफ द पेरीमीटर मींस 36। एक सेकंड रुक जाओ, इसका मतलब हाफ द पेरीमीटर इज इक्वल टू हाउ मच, 36। चलेगा? रेक्टेंगुलर शेप के लिए पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था? अगर मान लो कि इस टाइप का कोई रेक्टेंगल है मेरे पास में, यहां देख लो एक बार, ऐसा रेक्टेंगल है सपोज तो, ठीक है, मान लो कि लेंथ x है और ब्रेथ y है, इसका पेरीमीटर कितना हो, p इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। सो हाफ इंटू p के जगह पे 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू हाउ मच, 36। 2 से 2 चला गया, क्या बचेगा बताओ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर। चलेगा ये चीज? आगे दोनों इक्वेशन है आपका। अब आपको इसके साथ में वही ड्रामा करना है कि यहां से भी y को फ्री करो, डब्बा बनाओ, 3 पॉइंट प्लॉट करो, यहां से भी y को फ्री करो, डब्बा बनाओ, 3 पॉइंट प्लॉट करो, प्लॉटेड पॉइंट को ग्राफ पेपर में ढूंढो और फिर उसको जोड़ के लाइन बनाओ। सारा ड्रामा करने के बाद में ग्राफ आपका देखने में ऐसा आएगा, देखो। ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 36 मैच कर रहा है हम लोग का, और वापस से शायद x और y का चॉइस अलग है इसके अंदर, इसलिए ये इक्वेशन अलग दिख रहा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक है, फिर आपका ग्राफ थोड़ा अलग आएगा शायद देखने में, लेकिन आंसर आपका सेम ही आना चाहिए, 20,16। ठीक है, इसमें वापस से लेंथ और ब्रेथ का जो हमारा एक्स और वाई का चॉइस है वो इसके हिसाब से अलग है। ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में? ग्राफ आप बना के लाना अगले क्लास में, देख के बता दूंगा कि राइट आया कि रॉन्ग है। आंसर लेकिन आपका भी सेम ही आना चाहिए, क्योंकि आंसर चेंज नहीं होगा, दैट विल बी 20,16 ओनली। ठीक है, और 20,16 का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, एक्स 20 और वाई 16, लेकिन आपके ग्राफ में कैसा आएगा, आपके ग्राफ में 16,20 आएगा, मतलब ये जो है वो लेंथ को y और विड्थ को x मानने से आया हुआ है, तो आपके वाले में 16,20 आएगा। 16 का मतलब क्या हो गया आपका लेंथ, और 20 का मतलब क्या हो जाएगा आपका विड्थ। ठीक है, चलेगा ना? ठीक है, नेक्स्ट इसको देखो, इसके लिए भी स्पेस छोड़ देना, अगले क्लास आप ग्राफ कंप्लीट करके लाना। चलो आप शुरू करते हैं इसको। ये कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड इक्वेशन दिस, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म। अच्छा, इस बात पे मैं थोड़ा रुक के बात करूंगा, पहले ये क्या बोल रहा है हमको कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है ना? तो ग्राफ बनाना तो हमको आता है, इसको मैं पूरा प्रॉपर्ली करके दिखा देता हूं। चलो देखो क्या होगा, सबसे पहले वो इक्वेशन क्या बोलूं, -y + 1 इज इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन क्या है बोलूं, +2y - 12 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या समझाया आप, कि y को फ्री करो, y को पॉजिटिव करो, इसमें इधर y नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो यहां रखूंगी वहां भेज दो, वहां भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ, x + 1 इज इक्वल टू y, घुमा के लिखोगे तो y इज इक्वल टू x + 1। इसमें भी ऐसा कर लेते हैं, पहले क्या होगा बताओ, इसमें भेजूं कि रखूं, रख ही लेता हूँ। 2y इज इक्वल टू कितना आएगा, 12 वहां जाके +12, और ये वहां जाके -3x, सो y इज इक्वल टू बेसिकली 12 - 3x डिवाइडेड बाई ऐसा कुछ। चलेगा? अब इससे रिलेटेड आपको बनाना है बॉक्स, और बॉक्स के अंदर में लेना है आपको 3 पॉइंट x y, यहां पर भी बनाना है आपको बॉक्स, और बॉक्स के अंदर लेना है आपको 3 पॉइंट x और y। पहले इसके पॉइंट्स के बारे में सोचो, x का वैल्यू बताओ, क्या क्या सजेस्ट कर सकते हो? 0 1 2 3, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, 0 1 2, ठीक है। 3 चाहो तो 3 भी ले सकते थे। 0 लेने से y का आंसर कितना आएगा, 1, 1 लेने से y का आंसर, और 2 लेने से y का आंसर। तो ये बेसिकली आपका पॉइंट हो गया। पॉइंट क्या क्या हो गया बोलो, a 0,1, b 1,2, c 2,3। समझ आया? यहां पर बताओ कि x का वैल्यू क्या क्या सजेस्ट करते हो, 0 1, 0 1 2, देखो शुरू शुरू में सजेशन अच्छा है, ठीक है, और 0 को तो शायद मैं एक्सेप्ट भी कर लूंगा। 0 डालो उसके अंदर में, y का आंसर क्या है, 6,
जीरो डाले यहाँ पे तो 3 इंटू जीरो जीरो हो गया, 12 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर कितना आ जाएगा 6। तो जीरो ओके है मेरी। लेकिन अगर मैं सपोज करूं कि x की जगह पर 1 डालता हूं तो 1 डालने से क्या होगा सोचो एक बार। 12 माइनस 3 इंटू 1 यानी कि 3, 12 माइनस 3 का आंसर 9, और 9/2 का आंसर कट के एक इंटीजर आएगा कि डेसिमल आएगा। तो डेसिमल वाले सिचुएशन को आपको ट्राई करना चाहिए अवॉइड करने। अगर डेसिमल आ रहा है तो उसको छोड़ दो, नेक्स्ट सोचो और क्या ले सकते। अब अगर 2 लेते हो तो क्या होगा वो बताओ। 12 माइनस 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 12 माइनस 6 6, और 6/2, तो ये तो लेने लायक लग रहा है मेरे। तो क्या हो जाएगा बोलो, 2 और नीचे 3 आ जाएगा। आया समझ। फिर आप 3 डाल के देखो क्या आता है बताओ। 3 3 जा 9, 12 माइनस 9 का वैल्यू 3, और 3/2 डेसिमल की इंटीजर अवॉइड। नेक्स्ट 4, 4 डालने से 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 12 0, 0 डिवाइडेड बाई 2 0। तो ये बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ले लेंगे बताओ 4। अभी इस सिचुएशन में ना मैं थोड़ा स्टार मार देता हूं। इन सब सिचुएशन को लेके थोड़ा केयरफुल रहना है। मतलब आप वैसे x का वैल्यू जो चाहो ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ऐसा x लेना चाहिए जिसको डालने के बाद में y का जो आंसर आया है ना उसको प्लॉट करने में समस्या ना हो। ऐसा कोई घटिया x नहीं ले लेंगे जिसका y फिर हम प्लॉट ही नहीं कर पाए। सब कुछ प्लॉट करने लायक होना चाहिए कम से। चलेगा यहां तक। अब यहां से आप बताओ कि आपके हिसाब से पॉइंट क्या क्या हो गए यहाँ के हिसाब से। ABC हो चुका है तो D 0,6, E 2,3 एंड F 4,0। चलेगा। अब प्लॉटिंग करना है मेरे को, और यहां तक का सारा काम आपके कॉपी में होगा। नेक्स्ट पेज में जो मैं करूंगा वो कहां पे होगा, ग्राफ पेपर। तो क्या होगा देखो। अब ये हो गया आपका मेरे ख्याल में y एक्सेस, ये हो गया आपका मेरे ख्याल में x एक्सेस। ठीक है। पॉइंट्स को देख लो आपके क्या क्या था। 0 1 1 2 2 3, 0 6 2 3 4 0। तो मैक्सिमम मेरे ख्याल में 6 जाना है हम लोग को y पे, और x में मैक्सिमम कितना जाना है 3 ही जाना है। ठीक है। प्लॉटिंग आप ऐसे कर लो देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, इस टाइप का कुछ। ठीक है। पहले इन पॉइंट्स को देखो क्या है बताओ। 0 1 1 2 और 2 3। तो 0 1 कहां रहेगा मेरे ख्याल में यहाँ पे। 1 2 कहां रहेगा मेरे ख्याल में यहाँ पे। और 2 3 कहां रहेगा, थोड़ा और आ गया, थोड़ा और ऊपर यहाँ पे। इनको जोड़ के मेरे ख्याल में एक लाइन आ जाना चाहिए आपके पास में ऐसा, दिख रहा है। फिर बाकी पॉइंट्स क्या है आपके पास में। 0 6, ये किधर रहेगा बताओ। 0 6, तो ये 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ। अगला पॉइंट क्या बोलूं 2 3, ये कहां रहेगा। ये शायद कोइंसाइड हो रहा है ना। 2 3 सेम ही पॉइंट है फिर से। ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है आपका 4 0, तो 1 2 3 4 यहाँ दिख रहा है। अब इन सारे पॉइंट्स को भी जब आप जोड़ोगे तो आपको एक ऐसा सा लाइन बनता हुआ दिखेगा। देखो ऐसा ग्राफ पेपर पे एकदम अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ स्केल एक्यूरेट नहीं है इसलिए ऐसा हो। चलेगा मेरे ख्याल में। ये हो गया आपका प्लॉटिंग कंप्लीट। और प्लॉटिंग कंप्लीट होने के बाद में ये जो भी कुछ पॉइंट है मेरा, यहीं से शायद दोनों लाइन पास कर रहा है। तो आप मेरे को बता सकते हैं कि सोल्यूशन क्या हुआ आपका इस सिचुएशन में। जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही सोल्यूशन है आप। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट क्या था, इस बार तो प्लॉटिंग के टाइम पर ही पता चल गया था हमको। क्या था बताओ 2,3। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। ये एक बार और मैंने आपको रिकॉल करा दिया कि ग्राफिकल सोल्यूशन किया कैसे जाता है। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। क्लियर है। बाकी इस क्वेश्चन में इसके अलावा भी और बहुत कुछ करना है मेरे को। अब एक एक करके बात करते हैं। अब आप पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। वो अपन ने ड्रॉ कर लिया। साथ में पूछा नहीं है, फिर भी अगर मैं आपसे पूछ लूं कि फाइंड देयर सोल्यूशन फ्रॉम द ग्राफ, तो उसका आंसर क्या देते हैं आप। बोलो जोर से बोलो। क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसका कोऑर्डिनेट ही आपका सोल्यूशन होता है। तो आपका सोल्यूशन हो गया 2,3। नया इसमें क्या पूछा है देखो एक बार, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis। ठीक है। determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and x-axis। ठीक है। इससे बेटर ग्राफ मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। प्लॉट करने से ऐसा ही आएगा। क्लियर है मेरे ख्याल में।
अब अगर मेरे से पूछता है कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस, तो वो कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? आई थिंक ये वाला और ये वाला। सही कह रहा हूं क्या? जो अभी शाइन कर रहा है शायद वही वाला होगा ना, 1 2 और 3। क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्योंकि फिर से सोचो आप, देखना, ये लाइन और एक्स एक्सिस मिला के मेरे ख्याल में यही वाला ट्राइंगल बन रहा है आपके पास में, और इस ट्राइंगल का आपसे पूछ रहा है कि कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए? ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ग्राफ पेपर में जब आप ड्रॉ करोगे तो आपका ग्राफ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इस टाइप से रहेगा। इसमें आपके ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बोलो? 0, -1। इस वाले पॉइंट का क्या हो जाएगा? 4, 0। और इस वाले पॉइंट का क्या हो जाएगा? 3, 2। 3, 2। सही है ना? क्लियर है मेरे ख्याल में? चलो आगे चलूं फिर। इसके बाद में क्या है, देखो क्वेश्चन और क्या पूछ रहा है हम लोगों से, कि पहले तो डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल पूछ लिया। अच्छा, ट्रायंगल में सपोज करो कि मैं आपसे पूछता कि एक्स एक्सिस के जगह पे क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द वाई एक्सिस, ऐसा भी हो सकता था। तो आप आंसर क्या करते बताओ? 0, 6, फिर ये वाला 0, 1 और ये वाला क्या हो जाता? 3, 2। देखो क्लियर है कि नहीं? चलो आगे चलो। फिर इसके बाद में देखो क्या बोल रहा है वो, कि एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन। तो वो तो मान लो कि ऑब्वियसली एक्स एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल बना है उसके लिए बोल रहा है वो, तो शेड करने का मतलब ऐसे ऐसे शेड कर दो। इसके अलावा दो और क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है इस वाले क्वेश्चन से अटैच कर। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस विथ द एक्स एक्सिस। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड द वाई एक्सिस। देखो ये क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं क्लियर? इसमें नहीं पूछा है, लेकिन सेम क्वेश्चन में वो चीज भी पूछा जा सकता है आपसे। चलेगा? कैन यू टेल मी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस विथ एक्स एक्सिस फर्स्ट। ट्राइंगल का एरिया का एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला है, क्या है वो? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। फिर से रिपीट करूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैं उसी फॉर्मूला पे काम करूंगा, ठीक है ना? मेरा फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन इसको ना अभी समझा समझा के मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूंगा आप, ताकि आप आज के बाद में और इजीली और क्लियरली इसके बारे में सोच पाओ। अब कैसे मॉडिफाई करूंगा, आप मेरे साथ रहना, ध्यान से सोचिए। बेस का मतलब क्या होगा इस फोटो के अंदर? आई थिंक ये वाला रेड लाइन, राइट? ये बेस होगा आपका। इस बेस का लेंथ आप कॉमन सेंस से बताओ एक बार कितना होना चाहिए? 5 बेस करें। मैं लेकिन आपको ऐसे बोल दूंगा, देखो, हाफ इंटू बड़ा एक्स माइनस छोटा एक्स। देखो 5 अभी कॉमन सेंस आपका काम कर रहा है, आप शांति से काम कर रहे हैं, आपको बढ़िया एकदम आंसर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी कभार क्या है कि वो सोचने में आप गलती कर सकते हो। कोई बच्चा हो सकता है कि 4 बोल दे मेरे, कोई बच्चा हो सकता है कि मेरे को 6 बोल दे। लेकिन ये जो मैंने लिखा है ना, अगर आप ये काम ढंग से करोगे तो कभी आपसे गलती नहीं हो। अब इसमें बड़ा एक्स माइनस छोटा एक्स का मतलब क्या हुआ? बड़ा एक्स का वैल्यू ये वाला कितना हो जाएगा बोलो? 4। और ये वाले का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। तो इससे गलती नहीं होगा आपसे। दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू क्या हो जाएगा बोलो? 4 माइनस ऑफ माइनस। तो ऑटोमेटिकली सॉल्व करके कितना निकलेगा आपके? 5। और यहाँ पर हाइट किसको मानोगे आप? हाइट का मतलब होगा, हाइट का ऐसे जनरली मतलब क्या होता है समझना, कि आपका बेस है ये वाला पार्ट, राइट? हाइट का मतलब होगा कि ऑपोजिट वर्टेक्स से आने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइट का मतलब है। और हाइट के लिए भी मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, वो आप याद रखना, कि हाफ इंटू बड़ा एक्स माइनस छोटा एक्स इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑपोजिट वर्टेक्स। ये आपका बेस है, इसके ऑपोजिट वाला वर्टेक्स कौन है? 3, 2। उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है बताओ? तो वही आपका हाइट हो जाएगा इंटू। दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 5 इंटू 2। 2 कट गया, यहां पे आएगा 5 स्क्वायर यूनिट। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक है, यही चीज सपोज करूं
कि एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ एक्स एक्सिस ना पूछ के आपको पूछ लेता कि एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वाई एक्सिस बताओ, विथ वाई एक्सिस बताओ, तो भी आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग सेम ही रहता कि हाफ इंटू बेस इंटू क्या होना चाहिए, हाइट। अब लेकिन आप सोचो कि अगर आप ट्राइंगल चेंज कर लेते, ट्राइंगल आप मान लो कि ये वाला ले लेते, ये वाला, तो इसके लिए बेस किसको मानोगे आप? जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग कट रहा है उसी को बेस मानोगे शायद, ठीक है ना। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पे ये 6 है और यहाँ पे ये 1 है, आप बताओ कि कितना होगा, 5 यूनिट्स। और इसको भी मैं ऐसे चेंज कर दूंगा आपके लिए कि हाफ इंटू, इस बार अगर वाई एक्सिस के साथ वाला ट्राइंगल देखना है तो आप बड़ा एक्स नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे आप? बड़ा वाई माइनस छोटा वाई इनटू हाइट का मतलब क्या होगा, जिसको बेस माना उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से आने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके लिए आई विल टेल यू ऑपोजिट वर्टेक्स का आप एक्स कोऑर्डिनेट ले लो, क्या ले लो बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट। तो इनटू में हाइट की जगह पर आप क्या लिखोगे, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑपोजिट वर्टेक्स, क्या मिलेगा बताओ, हाफ इंटू, आई थिंक ऊपर कितना है आपके पास में 6, नीचे है 1, 6 माइनस 1, और इंटू में यहां कितना है बोलो 3, सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू कितना 5 इंटू 3, सो दिस इज इक्वल्स टू 15/2, दिस इज इक्वल्स टू 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। मेन मेरा पर्पस ये था देखो कि जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ वाई एक्सिस मांगे आप इस फॉर्मूला से स्टार्ट करना ही मत, आप इस वाले से स्टार्ट करना, मन में अच्छे से सोच लेना कि इसका क्या मीनिंग होगा, वहां पर लगे तो आप एग्जाम में ऑब्वियसली ये फॉर्मूला लिखना मत, क्योंकि ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। मन में ऐसा सोचना और ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली बिल्डअप करना, और जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ एक्स एक्सिस मांगेगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर, देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। हाँ, वही मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, एक सेकंड, अपने में क्या था, अच्छा 2,3 है, इसमें रॉन्ग लिखा, ये 2,3 होगा, मैं चेंज कर देता हूँ आपको, इसके हिसाब से यहाँ कितना आ जाएगा फिर 3 आ जाएगा ना? और उसके हिसाब से फिर इंटू 3, और यहाँ आ जाएगा शायद से, ये भी कटेगा नहीं फिर ना, वो शायद टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था, 15/2, दिस इज इक्वल्स टू 7.5 स्क्वायर यूनिट्स। और सेकंड वाले में फिर ये कितना हो जाएगा, एक सेकंड रुको, ये इंटू में कितना रहेगा 2, सो हाफ इंटू 5 इंटू 2, 2 कट गए 5 स्क्वायर। देखो वैल्यूज का तो कोई टेंशन नहीं होता, आप खुद ही हैंडल कर लोगे, बाकी आइडिया देखो समझ में आया कि नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये वाला जो फॉर्मूला है, एक्स एक्सिस के साथ वाला और वाई एक्सिस के साथ वाला, ये दोनों आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, चलेगा। इसको आप अच्छे से कॉपी करो, आप बिगिन करो, पहले ये वाला पेज कॉपी करो, देखो अगला इसी पेज से ढंग से कॉपी कर लो आप, यही ग्राफ आना चाहिए आप। ये एक काम कर सकते हो, सुनो, ग्राफ के लिए स्पेस छोड़ो, आप एक तो ये लिख लो, ये पहले एक दो और भी चीज है वो भी मैं लिखवा देता हूँ क्वेश्चन के हिसाब से, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, लिखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल विथ एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल विथ एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू, ये वाला पॉइंट होगा 0,-1, 0,-1, ये वाला होगा, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं, -1,0, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ बोर्ड पे देख लो, पहले इस कोऑर्डिनेट को बता रहे हैं, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बताओ, -1,0, पहला पॉइंट -1,0, दूसरा इसका लिखोगे तो क्या होगा 4,0, इसका लिखोगे तो क्या होगा 2,3, 2,3। साथ में ना एक दो बात और भी लिख लो, देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड विथ
ट्राइंगल फॉर्म्ड विथ वाई एक्सिस, पूछा नहीं है बट फिर भी वो भी लिख के रखना, विथ वाई एक्सिस। इसको आप लोग बताओ तो जल्दी जल्दी क्या होना चाहिए, ये क्या हो जाएगा 0,6, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0,1 और लास्टली ये पॉइंट क्या हो जाएगा 2,3, 0,6, 0,1, 2,3। नेक्स्ट लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल with x axis, area of triangle with x axis is equals to, इसको एज अ फॉर्मूला एक के नीचे एक लिखते जाना, एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ x axis is equals to हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, और दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ब्रैकेट ओपन बड़ा x माइनस छोटा x, बड़ा x माइनस छोटा x, ब्रैकेट क्लोज, इंटू y कोऑर्डिनेट, इंटू y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑपोजिट वर्टेक्स, इंटू y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑपोजिट वर्टेक्स। और इस ग्राफ के लिए इसको सॉल्व भी कर लो, ये हाफ इंटू ब्रैकेट ओपन 4 माइनस माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 3, दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 5 इंटू 3, दिस इज इक्वल्स टू 15/2, दिस इज इक्वल्स टू 7.5 स्क्वायर यूनिट्स, 7.5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इसके नीचे लिखो एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ y एक्सिस, एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ y एक्सिस, एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ y एक्सिस। इसमें लिखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो वही रहेगा, लेकिन हमारे लिए स्पेशल फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बड़ा y माइनस छोटा y, बड़ा y माइनस छोटा y इंटू x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑपोजिट वर्टेक्स, इंटू x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑपोजिट वर्टेक्स, इंटू x कोऑर्डिनेट ऑफ ऑपोजिट वर्टेक्स, दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 6 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 2, सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 5 इंटू 2 और सॉल्व करने पे फिर 5 स्क्वायर यूनिट्स, 5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। मेरे ख्याल में ग्राफ वाला काम घर पे कंप्लीट कर लेंगे, इसके साथ में ग्राफिकल सोल्यूशन पूरा का पूरा खत्म। नेक्स्ट आप हेडिंग लिखो मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, मेथड ऑफ एलिमिनेशन। देखो इस वाले मेथड को पूरा कंप्लीट आज नहीं करेंगे, मैं मेथड इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि क्या होता है और मैं एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखा देता हूं और नेक्स्ट क्लास फिर इस पे डीप प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको आप डायरेक्टली एक क्वेश्चन से ही समझने का ट्राई करो। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो एक, ये कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। करें, स्टार्ट करें। अब एक बार पेन छोड़ दो, इसका मेरे को आपको दो फॉर्मेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहला काम आपका ये होगा कि जो भी इक्वेशंस दिया हुआ है ना उसके अंदर में आप नोटिस कर लो कि किसी के भी कोफिशिएंट में किसी भी टाइप का फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, इसमें है कि इसमें नहीं है, नहीं है तो कोई इशू नहीं, आप स्टार्ट कर सकते, ठीक है। एंड इन द बिगिनिंग यू विल से कि ये इक्वेशन मेरे लिए इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन मेरे लिए इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा 2, चलेगा। अब सिंस मेथड का नाम क्या है बताओ, एलिमिनेशन मेथड, तो इसका मीनिंग ये होगा कि आप या तो x या तो y में से किसी एक को एलिमिनेट करोगे। क्या करोगे बताओ, एलिमिनेट। एलिमिनेट करने के लिए क्या है कि दो काम करना जरूरी है। पहले तो मन में डिसाइड करना है कि किसको एलिमिनेट करना है, आप करो, डिसाइड करो x को मारना है कि y को मारना है, y को मारना है, चलो कोई नहीं। तो इसमें मैं लिख देता हूं मेथड 1 फॉर y। अब सपोज करो कि x को भी मारना रहता ना, तो एक क्वेश्चन का मैं आपको दोनों दिखाना चाहता हूं, फिर अगले क्वेश्चन से हम किसी एक से उसको करते जाएंगे। तो पहले चलो y पे बात कर लेते हैं एक बार। y को मारना चाहते हो आप, तो y के मारने के लिए आप क्या करो कि इक्वेशन 1 में आप देखो कि y के बगल में नंबर क्या है, उसके साइन को नोटिस मत करना, साइन को इग्नोर मारोगे, नंबर बताओ बस, बोलो जोर से बोलो। सेकेंड वाले इक्वेशन में y के बगल में क्या है, वापस से मैं साइन पे फोकस नहीं करना चाहता हूं, मैं बस नंबर पे फोकस करना चाहता हूं। तो शुरू शुरू में आसान क्वेश्चन जो होता है इस टाइप का, उसमें देयर इज अ वेरी सिंपल बेसिक आइडिया
कि फर्स्ट इक्वेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू शुड चूज कि मारना है किसको, तो y आपने डिसाइड किया। नेक्स्ट आपको क्या करना है कि y के बगल वाला नंबर सेम करना है दोनों इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में यू आर सेइंग कि वो 5 है, सेकंड इक्वेशन में यू आर सेइंग कि वो 1 है। तो फर्स्ट इक्वेशन में y के साइड में जो है उससे आप सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर, और सेकंड इक्वेशन में y के साइड में जो है उससे आप फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर। अपने बात को फिर रिपीट कर, फर्स्ट इक्वेशन में y के बगल का जो नंबर है उस नंबर से पूरे सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो, और सेकंड इक्वेशन में y के बगल में जो नंबर है उस नंबर से पूरे फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो। ऐसा करना है आप, ठीक है। तो मुझे बताओ कि सेकंड इक्वेशन में y के बगल में क्या नंबर है, तो आप इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या आएगा बताओ, 4x माइनस 5y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन में y के साइड में क्या नंबर है, बिना साइन के बताना, बोलो जोर से बोलो। तो इक्वेशन 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। क्या मिलेगा बताओ, 5 2 10x, 5 इंटू वाई प्लस 5y एंड 5 इंटू 6 माइनस 30, दिस इज इक्वल्स टू 0। लाइन खींचो। अब देखो कि ऐसा करने के बाद ना, पहले y के साइड में इसमें 5 था और इसमें 1 था, दे वर डिफरेंट। लेकिन ऐसा करने के बाद में इसमें भी y के साइड में 5 है और इसमें भी y के साइड में क्या 5, तो जिसको मारने का मन था उसका कोफिशिएंट सेम तो हो गया। नाउ यू आर सपोज टू नोटिस कि इस वाले y का और इस वाले y का जो साइन है, आर दे सेम सेम और आर दे डिफरेंट डिफरेंट, सेम सेम डिफरेंट डिफरेंट, सेम सेम डिफरेंट डिफरेंट। सेम सेम का मतलब क्या हो कि ये तो दोनों इक्वेशन में y के साइड वाला साइन नेगेटिव हो और ये तो दोनों इक्वेशन में y के साइड वाला साइन क्या हो, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव तो सेम सेम, नेगेटिव नेगेटिव तो भी सेम सेम। लेकिन अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, डजंट मैटर। एक नेगेटिव और एक अगर पॉजिटिव है तो आप इसको सेम सेम बोलोगे कि डिफरेंट डिफरेंट बोलोगे, बोलो जोर से बोलो, डिफरेंट डिफरेंट। जब भी डिफरेंट डिफरेंट वाला सिचुएशन होगा तो आपको करना है ऐड। क्या करना है बताओ, सेम सेम में सबट्रैक्ट और डिफरेंट डिफरेंट में ऐड। 3 बार रिपीट करो मेरे साथ, बोलो सेम सेम, नहीं सेम सेम सबट्रैक्ट, फिर बोलो सेम सेम सबट्रैक्ट, फिर बोलो सेम सेम सबट्रैक्ट, डिफरेंट ऐड, डिफरेंट ऐड, डिफरेंट ऐड। इसमें जिसको सेम किया आपने नंबर के हिसाब से उसका साइन सेम है कि डिफरेंट है, तो आपको ऐड करना चाहिए कि सबट्रैक्ट करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। ऐड करने का तरीका बहुत सिंपल, आप सिंपली जैसे बचपन में करते थे वैसे करिए। तो देखिए क्या होगा, 4x प्लस 10x मिला कितना हो जाएगा, माइनस 5y प्लस 5y कट गया, 16 माइनस 30 कितना, माइनस 14 ना पक्का, तो माइनस 14 इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। दिस इंप्लाइज 14x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 14x इक्वल्स टू 14 बाई 14, 14 14 कट 1। अल्टीमेटली ये सब करके आपको x इक्वल्स टू कितना मिला, आया समझ, रिपीट करूं क्या हो जाएगा। इसके बाद में दोनों इक्वेशन में से देख लो कि कौन से इक्वेशन का कोफिशिएंट वाला नंबर्स छोटा छोटा है। मेरे को लगता है कि सेकंड वाला का, फर्स्ट वाले में थोड़ा बड़ा नंबर है, तो सेकंड वाले में वो x का वैल्यू आप पुट कर दो। क्या आएगा बताओ, इक्वेशन 2 इंप्लाइज, ध्यान से सोचना, 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सो 2 प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। 2 माइनस 6 का आंसर -4। सो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो y इक्वल टू कितना, 4। तो अल्टीमेटली यू कैन से देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 4। ऐसे लिखना है आपको लास्ट। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर, आया समझ। और इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू एलिमिनेट y, आपके मन में x एलिमिनेट करने का विचार भी आ सकता था, कोई इश्यू नहीं है, सेम तरीके से करेंगे। देखो कैसे, अगर x एलिमिनेट करने का प्लान किया फॉर x, ठीक है, तो अब आप x के हिसाब से सोचो, लाइन ऑफ थॉट सेम ही रहेगा, बस आपको जो भी सोचना है वो x के साइड वाले नंबर्स के हिसाब से सोचना है। अगर x मारने का प्लान है आपका तो दोनों इक्वेशन में किसको सेम बनाना है, आप x के बगल वाले नंबर। इसको सोचने का एक और तरीका है, लेकिन वो मैं आपके साथ में बाद में डिस्कस करूंगा जब नंबर थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अभी के लिए तो सिंपल जो समझाया है कि फर्स्ट इक्वेशन वाले नंबर से सेकंड को मल्टीप्लाई करो,
और सेकंड इक्वेशन वाले नंबर से आप फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो। इसमें फर्स्ट इक्वेशन में क्या नंबर है बताओ? तो 4 से आप सेकंड को मल्टीप्लाई कर दो और सेकंड इक्वेशन में क्या नंबर है? 2। 2 से आप फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा बताओ। 1 इंटू क्या कर, क्या मिलेगा बोलो? 8x माइनस 10y प्लस 32 इज इक्वल टू 0। फिर सेकेंड इक्वेशन को 4, मतलब फर्स्ट में जो x के साइड में उससे सेकेंड वाला मल्टीप्लाई होगा और सेकेंड में जो x के साइड में उससे फर्स्ट वाला मल्टीप्लाई होगा। तो सेकेंड को किससे मल्टीप्लाई करना है हम लोग को? 4 से। चलेगा ना? क्या आएगा इंपैक्ट बताओ एक बार? 8x प्लस 4y और बोलो माइनस 4 6 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है क्या? चलेगा ना? अच्छा, अभी पिछले बार मैंने आपको बोला कि अगर ऑपोजिट हो तो ऐड और सेम सेम हो तो क्या करना? सब्ट्रैक्ट। तो यहां क्या करोगे बताओ? वर्टिकल सब्ट्रैक्शन का तरीका क्लास 8 में सिखाया जाता है। आज मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूं, ध्यान से देखो। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करने का तरीका यह होता है कि आप नीचे वाले सारे टर्म का क्या करोगे? साइन चेंज कर दो। ये पहले से कौन से साइन से चिपका हुआ है? प्लस। अब आप कर दोगे माइनस। ये पहले से कौन से साइन से चिपका हुआ है? प्लस। आप कर दोगे माइनस। ये पहले से क्या है? माइनस। आप कर दोगे प्लस। अब क्या करना है कि ऊपर का नंबर, नीचे का नंबर और नया वाला साइन इसके हिसाब से सिंप्लीफाई करना है। तो इसको 8x प्लस 8x सोचोगे, 8x माइनस 8x सोचोगे? 8x माइनस 8x, और 8x माइनस 8x में क्या होगा? 8x 8x कट जाएगा। इसको क्या सोचोगे आप? माइनस 10y माइनस 4y। नया वाला साइन से सोचना है सिंप्लीफाई करने का, पुराना वाला साइन को इग्नोर मारो। ठीक है ना? तो माइनस 10y माइनस 4y कितना आ जाएगा बोलो? माइनस 14y प्लस 32 प्लस 24 कितना हो जाएगा बोलो? प्लस 52 इज इक्वल टू 0। सॉरी, प्लस 56 इज इक्वल टू 0। क्या आएगा बताओ? माइनस 14y इक्वल्स टू माइनस 56। अब यहां से y इज इक्वल्स टू माइनस 56 बाय माइनस 14, ये गया और यहां से कितना आ गया? 4। सो y इक्वल्स टू कितना है? देखो क्लियर है कि नहीं? और मेथड चाहे जो भी हो, आंसर हमेशा सेम आता है। y4 आ गया आपका इस मेथड से, लेकिन y पे तो आप रुक नहीं सकते, x में चाहिए होगा आप। तो फिर से आपको चूज करना है कि दोनों में से जो भी सिंपलर इक्वेशन है उस पर आप काम करो। क्या करोगे बताओ? उठा के इसमें डाल दो। इक्वेशन 2 इंप्लाइज, ध्यान से सोचना, 2x प्लस y की जगह पे 4 माइनस 6 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 4 माइनस 6, 2 को वहां भेज दो तो क्या आएगा बताओ? 2x इक्वल्स टू 2। सो x इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 गया 1। सो x इक्वल्स टू 1। देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 4। यहां से पिछले बार भी वही आया था, इस बार भी वही आया। दिस इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ एलिमिनेशन। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? क्लियर है मेरे ख्याल में? लिख लो इसको। चलो इसके बाद में इसको कॉपी कर लो और आज के लिए बस इतना ही।